हेलो दोस्तों, महादेव कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं साधना आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पांडे स्ट्रेटेजी में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यूजीसी नेट 2024 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की, जिसमें हमने पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी। ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 9th चैप्टर, लोक विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है दोस्तों, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इसमें सब टॉपिक्स हैं दोस्तों, विकास और पर्यावरण, मिलेनियम, विकास और सतत विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, विजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इनके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। ये सारे सब टॉपिक्स हैं दोस्तों जो आज हमें पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। पर्यावरण का परिचय। पर्यावरण कहते किसे हैं? पर्यावरण सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ या घिरा हुआ। जो परिस्थितियां हमें चारों तरफ से घेरी हुई या ढकी हुई होती हैं उन्हें हम पर्यावरण कहते हैं। अब आते हैं हम पर्यावरण संबंधी मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। ये यूजीसी नेट की परीक्षा में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। इसमें पहला है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या होती है? इकोलॉजी, उसके बारे में जान लेते हैं। पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच की गतिविधियों का और जीवों के बीच आपसी प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं दोस्तों? यह स्तर एक ही प्रजाति के समूहों से संबंधित होती है, उनकी गतिशीलता, अंतरक्रिया और वे एक विशेष निवास स्थान के में कैसे सह अस्तित्व में हैं, इनकी खोज करना। जनसंख्या में और कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं दोस्तों? प्रजनन और जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि दर, आयु संरचना या जनसंख्या के भीतर वितरण, जनसंख्या प्रसार, मृत्यु दर, परभक्षण, वहन क्षमता, मेटा पॉपुलेशन, समुदाय। जनसंख्या किसे कहते हैं दोस्तों? जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, लोग में केवल मेल या फीमेल नहीं, मेल, फीमेल, चाइल्ड्स और अडल्ट्स, सारे लोग जो आते हैं वही मिलकर जनसंख्या बनाते हैं। और जो छोटे छोटे समूह होते हैं वो मिलकर एक बड़ा समुदाय बनाते हैं। ये तो था जनसंख्या। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पारिस्थितिकीय पदचिह्न कि क्या होता है। पारिस्थितिकी पदचिह्न मापता है कि हमारे द्वारा प्रकृति का कितना भाग प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि भोजन, पानी और ऊर्जा। इसे ही हम कहते हैं पारिस्थितिकी चिन्ह। यह दो प्रकार का होता है दोस्तों। पारिस्थितिकी पदचिह्न में एक सब टॉपिक है पारिस्थितिकी प्रवृत्ति। ये दो प्रकार की होती है, प्रारंभिक प्रवृत्ति और द्वितीयक प्रवृत्ति। और इसमें अब आते हैं पारिस्थितिकी के प्रकार। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? आत्म सजीव शास्त्र, सम परिस्थितिकी या सामाजिक विज्ञान या सिंकोलॉजी, हॉट पारिस्थितिकी। ये सारे पारिस्थितिकी के प्रकार हैं। अब इसके घटक देख लेते हैं कौन कौन से हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। इसके दो घटक हैं, जैविक और भौतिक। जैविक घटक किसे कहते हैं? इसमें तालाब में सभी जीवित चीजें शामिल हैं, उसे हम जैविक कहते हैं। जैसे पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, शैवाल, वो हमारे आते हैं जैविक घटक में। और अजैविक घटक में
ये पारिस्थितिकी तंत्र के गैर जीवित भाग होते हैं। जैसे घटक का स्वरूप जगत की भांति ही जटिल है और इसकी प्राकृतिक पर्यावरण में विभिन्न तत्वों को प्रभावित किया जाता है, जो होते हैं हमारे भौतिक तत्व। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ अंग भी होते हैं। इसमें 3 अंग होते हैं: अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। अकार्बनिक में मृदा, जल, वायु, प्रकाश और खनिज तत्व हैं, जबकि कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, अमीनो अम्ल ये सारी चीजें हैं, और भौतिक घटक में हमारा जलवायु, ताप, प्रकाश और सौर ऊर्जा ये चीजें आती हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा प्रवाह की, एनर्जी फ्लो। ऊर्जा प्रवाह क्या है? सूर्य अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य की रोशनी को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादकों जैसे कि पौधे द्वारा संग्रहित किया जाता है। ऊर्जा प्रवाह वह है दोस्तों जिसकी मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वो सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। इसके कुछ घटक हैं: उत्पादक, उपभोक्ता, ऊर्जा स्थानांतरण, जिसमें ये चीजें आती हैं: ऊर्जा स्थानांतरण और ऊर्जा की हानि। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पारिस्थितिकी पिरामिड। पिरामिड में क्या क्या चीजें आती हैं? ये 3 प्रकार की हैं: ऊर्जा पिरामिड, जैव द्रव्यमान पिरामिड और संख्या पिरामिड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन 2 विभिन्न बायोम पारिस्थितिकी तंत्र या आवासों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है, जो अधिकतर जैव विविधता का केंद्र होता है और यहाँ प्रजातियों के बीच विभिन्न प्रकार की बातचीत होती है। वो होता है हमारा इकोटोन। अब इसकी कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं: किनारा प्रवाह, आवास हानि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, विखंडन, ये सारी चीजें इकोटोन के अंतर्गत आती हैं। अब हम इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी के 4 मंडल। पृथ्वी के 4 मंडल कौन कौन से हैं दोस्तों? जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। ये पृथ्वी के 4 मंडल होते हैं। अब इसमें कुछ प्रमुख वायुमंडलीय परतें भी आती हैं। वो परतें कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। इन सारे वायुमंडलीय परतों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे, हमारे वन संसाधन, आवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में है भारत में वन संसाधन के रूप में क्या क्या चीजें हैं दोस्तों? जैव विविधता है, आर्थिक मूल्य है, पर्यावरणीय महत्व है। जैव विविधता में भारतीय वन्य जैव विविधता में समृद्ध है, जिससे विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु हैं सहित कई लुप्त प्राय प्रजातियां भी हैं। आर्थिक मूल्य में वे लकड़ी, गैर वन, औषधि पौधे, बांस आदि ये चीजों का योगदान है, वो आर्थिक मूल्य है। पर्यावरणीय महत्व में है इसमें वन, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और जलवायु विनिमय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये है पर्यावरणीय महत्व। ये थे हमारे भारत में वन संसाधन के रूप में रिसोर्सेज। अब भारत में वनों के बारे में कुछ तथ्य भी हैं। फैक्ट्स अबाउट फॉरेस्ट इन इंडिया। फैक्ट्स क्या क्या हैं? वनों के प्रकार। वनों के प्रकार में दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन और मैंग्रोव, ये सारे वन आते हैं। दूसरा है प्रमुख वन युक्त क्षेत्र। इसमें पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के कुछ सबसे अधिक वन समृद्ध क्षेत्र हैं, जिसमें वनों की अधिकता पाई जाती है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। इससे क्या होता है? कृषि विस्तार, खेती में परिवर्तन, लकड़ी की कटाई, पहाड़ी ढलान पर खेती, जंगल में आग। वनों की कटाई से बहुत सारे नुकसान होते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी हमें बताया गया है। वो क्या क्या नुकसान होते हैं या नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? जलवायु परिवर्तन, जल चक्र में व्यवधान, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, जैव विविधता में हानि, ये सारी चीजें वनों की कटाई से ये चीजें प्रभावित होती हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्राकृतिक आपदाएं और उनका निवारण। प्राकृतिक आपदा में सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप पृथ्वी की पपड़ी का अचानक हिलना, अक्सर बिना किसी चेतावनी के, जिससे इसकी भविष्यवाणी लगभग असंभव हो जाती है, वह भूकंप के अंतर्गत आते हैं। भूकंप के कारण क्या क्या हो सकते हैं? पृथ्वी की
पपड़ी प्लेटों से बनी होती है और प्लेटें टेक्टोनिक का सिद्धांत बताता है कि जब ये प्लेटें आपस में संपर्क में आती हैं तो उनमें तनाव उत्पन्न होता है जिसके कारण भूकंप आता है। और दूसरा क्या है, प्लेटें एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, एक दूसरे से विरुद्ध धक्का दे सकती हैं या पार्श्व रूप में फिसल सकती हैं, जिससे प्लेट की सीमाओं पर तनाव पैदा होता है, जिससे भी दोष रेखाएं कहा जाता है, जिससे भी भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। अब भूकंप की तीव्रता मापने के लिए वो मापन जो होता है उसका नाम क्या है, उसको हम रिएक्टर स्केल कहते हैं, रिएक्टर पैमाना, जिससे हम भूकंप को मापते हैं। अब आते हैं भूकंपों पर जन शिक्षा, पब्लिक एजुकेशन ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप को इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। भूकंप को समझना, इसमें सिस्मिक तरंगों, दोष रेखाओं और टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण होने वाले कंपनों की व्याख्या की जाती है, जिसे हम भूकंप पर जन शिक्षा में इस चीज के टॉपिक पे हम पढ़ते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा सुनामी। सुनामी क्या होता है दोस्तों, महासागरों में जो लहरें होती हैं उस लहरों का प्रवाह बढ़ जाता है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट विस्फोट उल्कापिंड प्रभाव, इन सब के वजह से भूकंप सुनामी आती है। नेक्स्ट है हमारा चक्रवात। चक्रवात क्या होता है, इसमें हवाओं के साथ वायुमंडलीय अशांति की एक घूर्णन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसमें तीव्र हवाएं चलती हैं, असाधारण वर्षा होती है, तूफानी उथल पुथल होती है, ये सारे चक्रवात के सिम्टम्स हैं। अब कुछ चक्रवात के नाम है दोस्तों, टाइफून और हरिकेन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, बिली, टॉर्नेडो। जो भारत में चक्रवात आता है दोस्तों उसका नाम है ट्रॉपिकल साइक्लोन। और टाइफून और हरिकेन कैरिबियाई और मैक्सिको की खाड़ी में आते हैं, बिली ऑस्ट्रेलिया में आती है, टॉर्नेडो दक्षिण अमेरिका। ये सब जगहों के नाम है और ये चक्रवात का नाम है, ये चक्रवात इस जगहों पे आए हुए हैं। अब ये देखते हैं कि चक्रवात से हानियां क्या क्या होती हैं, किस किस चीज की क्षति होती है। चक्रवात बुनियादी ढांचे और इमारतों को व्यापक क्षति पहुंचा सकते हैं। ये बाढ़, भूस्खलन और बिजली की कटौती का भी कारण बन सकते हैं। चक्रवात मलेरिया और दस्त जैसी बीमारियों के प्रकोप का कारण भी बन सकते हैं। अब इसके चक्रवात के निवारण के उपाय क्या क्या हैं, हरित पट्टी, वृक्षारोपण। सबसे अधिक दोस्तों वृक्षारोपण एक ऐसी चीज है जिससे हम हर चीज से बच सकते हैं, इसमें चक्रवात भी आता है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, चक्रवात आश्रय स्थल, ये सभी चक्रवात निवारण उपाय हैं। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कैसे क्या होता है, ज्वालामुखी का प्रथम बार खुलना, ज्वालामुखी वृक्ष के प्रकार धीरे धीरे खोलते हैं और पृथ्वी की सतह से बाहर उद्घाटन करते हैं। इसके दौरान गर्म गैस, राख, गंधक, भाप और अन्य सामग्री उद्घाटित होती है, जिसे पायरोक्लास्टिक प्रवाह कहा जाता है। ये होती है ज्वालामुखी। नेक्स्ट है इसमें बाढ़। वर्षा का बहुत अत्यधिक तेजी से होना बाढ़ का एक कारण बन सकता है। थोड़े समय में भारी भारी वर्षा होना, नालियों के अवरोध में भी वर्षा का नालियों के अवरोध से भी बाढ़ एक कारण बन जाता है। भूस्खलन से धारा प्रवाह में बाधा होती है, जिसकी वजह से भी बाढ़ आ सकती है। बांध और जलाशयों का निर्माण, बांध और जलाशय बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायता कर सकते हैं, लेकिन यदि उनका सही प्रबंधन नहीं किया जाता तो वो फ्लैश बाढ़ के खतरे को बढ़ा सकते हैं। फ्लैश बाढ़ मतलब होता है दोस्तों तीव्र वर्षा से होने वाली त्वरित आंतरिक बाढ़, जिसे हम कहते हैं फ्लैश बाढ़। नेक्स्ट है इसमें मेघ विस्फोट, सूखा, भूस्खलन, जंगल की आग, ये सारी चीजें आती हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट 2005। इसमें क्या क्या चीजें हैं, एनडीएमए का परिचय है, इसमें प्रमुख निर्माणक संस्थाएं हैं, एनडीएमए की भूमिका है, इन चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तंत्र कौन-कौन से हैं? राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएँ। ये योजनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं के प्रबंधन के लिए बनाई जाती हैं। जिला आपदा प्रबंधन योजना, ये योजना जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए बनाई जाती हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ये केंद्र द्वारा प्रतिबंधित आपदाओं के लिए प्रतिक्रिया देता है। अब है इसमें नेक्स्ट मानव विकास। मानव विकास में जन्म से वयस्कता एक जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल है। इसमें शारीरिक वृद्धि, मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता तथा यौनता और लिंग पहचान का विकास शामिल है। इसे हम कहते हैं मानव विकास। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास के कुछ मुख्य तत्व वो क्या-क्या है? उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी, समानता, इक्वलिटी, स्थायित्व, सस्टेनेबिलिटी, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। ये चीजें हम इसमें देखते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है दोस्तों स्थायी विकास, मानव सूचकांक, इसमें एक और कॉमन टॉपिक है दोस्तों भारत की सतत विकास लक्ष्यों SDGs के प्रति दृष्टिकोण। इसमें पहला हमारा वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। दूसरा है किसी को पीछे न छोड़ें, ये भारत के सतत विकास के लक्ष्य हैं। प्रमुख सतत विकास लक्ष्य SDGs और भारत सरकार की योजनाएं कौन-कौन सी हैं ये देख लेते हैं। कोई गरीब ना रहे, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लिंग समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक काम और आर्थिक वृद्धि, उद्योग नवाचार और अवसंरचना, असमानता में कमी, सतत शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे का जीवन, स्थल जीवन, शांति और न्याय मजबूत संस्थान, साझेदारियां लक्ष्यों के लिए। ये सारी चीजें आती हैं हमारी भारत सरकार द्वारा, ये सारी योजनाएं हैं। नेक्स्ट है इसमें इसकी मुख्य पहल क्या-क्या है? संयुक्त राष्ट्र स्तर राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट, राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय सांकेतिक फ्रेमवर्क, राज्य स्तर नीति, संयुक्त स्वर, स्थानीय स्तर, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे ऊर्जा स्रोत, आवर एनर्जी सोर्सेस। इसमें क्या है? इसमें फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक उत्पादन, नेचुरल जनरेशन। इसमें हमारा उपादान ऊर्जा। अब इसमें कुछ बिंदु क्या-क्या हैं जो ध्यान देने वाले हैं? संरक्षण का कानून, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, केवल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह है संरक्षण का कानून। नेक्स्ट है समाज में ऊर्जा, खाद्य और पानी सुरक्षाएं विकास और जलवायु अनुकूलन के लिए आवश्यक है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पुनर्वाचन के लिए बदलाव, प्राकृतिक से समाज मानव निर्दिष्ट शर्तों पर जाने के लिए अधिक नवाचारीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आदर्श ऊर्जा स्रोत की विशेषताएं क्या-क्या हैं ये देखते हैं। प्रति इकाई भार के समय मात्रा में आदर्श उत्पादन, सुविधाजनक परिवहन, न्यून प्रदूषण, लागत कुशलता, ये हैं ऊर्जा स्रोत की विशेषताएं। ऊर्जा के सामान्य रूप कौन-कौन से हैं दोस्तों? गतिक ऊर्जा जिसे मैकेनिकल ऊर्जा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, पारमाणविक ऊर्जा, ये सारे ऊर्जा के सामान्य रूप हैं। अब हम पढ़ते हैं जीवाश्म ऊर्जा। जीवाश्म ऊर्जा क्या है? जीवाश्म ऊर्जा गैस नवाचारीय ईंधन है। यह मुख्य रूप से सड़े हुए पौधों और जीवों के विघटन से बनते हैं, जो लाखों वर्षों में हुआ है। इनकी मात्रा सीमित है और उपयोग के साथ घट जाती है। मुख्य उदाहरण कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब जीवाश्म ऊर्जा से लाभ क्या-क्या होता है? प्रति इकाई में उच्च ऊर्जा उत्पादन होती है, उपयोग के लिए स्थापित प्रौद्योगिकी, विकसित व्यापार बाजार,
इसमें अब कुछ हानियां भी हैं। वो हानियां क्या हैं? यह वैश्विक गर्मी प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से सहयोग करते हैं, ये इसकी हानि है। जलवायु गैसों में जैसे जलवायु CO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषकों के कारण स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं, ये भी इसका एक हानि है, जीवाश्म ऊर्जा से होने वाली हानि। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवर्तनीय ऊर्जा स्रोत संक्षिप्त समय सीमा में पुनर्विकसित नहीं की जा सकने वाले संसाधन होते हैं, जो गैर नवीकरणीय या अनवर्तनीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अब पुनर्वाचनीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला है, पेट्रोलियम है, सेल गैस पेट्रोल है, बायोगैस है, हाइड्रोजन है, फ्यूल है। नेक्स्ट है इसका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या क्या चीजें हैं? पहला इसमें सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे नवीकरणीय और टिकाऊ या सतत स्रोत है, यही कारण है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसमें है परमाणु संलयन और विखंडन। सौर ऊर्जा उत्पादन में शामिल परमाणु प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं पवन या वायु ऊर्जा, वाइंड एनर्जी। वायु ऊर्जा का क्या क्या ढंग होता है दोस्तों? इसमें वायु का अधिग्रहण होता है, यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तन होता है, बिजली का की उत्पन्नता होती है, बिजली का प्रसारण है, विद्युत ग्रिड में विलय है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं भारत क्षमता और परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। जल विद्युत ऊर्जा भारत के नवाचारी ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान करता है। अब इसकी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? कोयला हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना, नाथपा झाकरी पावर स्टेशन, सरदार सरोवर डैम, भाखड़ा नांगल डैम, टेहरी डैम, ये है इनकी 5 सबसे बड़ी परियोजनाएं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है भूगर्भीय ऊर्जा। इसमें क्या क्या भूगर्भीय ऊर्जा के स्रोत हैं? भूमि की प्राकृतिक गर्मी से आती है, ये अक्सर गर्म झीलों के पास पाई जाती है। और दूसरा है कोर हीट उपयोग। भूमि के कोर से गर्मी का उपयोग करता है, जो गर्म झीलों और गीसरों के रूप में दिखाई देता है। तीसरा है बिजली उत्पादन। भूगर्भीय क्षेत्रों से गर्म पानी और भाप पावर टरबाइनों को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे बिजली को बनाया जा सके। बिजली बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बायोमास। बायोमास मूल रूप से पौधों और जानवरों से प्राप्त जैविक सामग्रियों को संदर्भित करता है। ये सामग्रियां ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग की जा सकती हैं। बायोमास भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का एक भाग है। नेक्स्ट है इसमें मानव पर्यावरण अंतरक्रिया। इसमें प्राकृतिक अंतरक्रिया है, मानव जनित गतिविधियां हैं, वैश्विक तापीकरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन है। इसमें 2 प्रकार की गतिविधियां होती हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव जनित। प्राकृतिक में ये कुछ मौलिक पहलुओं की चर्चा के अनुसार प्राकृतिक तरीके से होती है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र, जैवोम, जैवमंडल, वायुमंडलीय परतें आदि सभी प्राकृतिक हैं। दूसरा है मानव जनित गतिविधियां। यह चरण एंथ्रोपोसीन युग से चिन्हित है। इसका सुझाव है कि एक प्रस्तावित भूवैज्ञानिक युग है जो मानव द्वारा पृथ्वी की भूविज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्रों पर किए गए महत्वपूर्ण प्रभावों को पहचानता है। इसमें नेक्स्ट है हमारा प्रदूषण और इसके प्रकार। प्रदूषण में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं इसमें कौन कौन से प्रदूषण आते हैं। सबसे पहला है वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा मतलब जल प्रदूषण, फिर है ध्वनि प्रदूषण,
मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण। ये सारे प्रदूषण के बारे में भी इसमें इसका अध्ययन करना है। सारे प्रदूषण के बारे में दोस्तों आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा एक बार। पर्यावरणीय अपशिष्ट, इन्वायरमेंटल वेस्ट, इसमें क्या क्या आते हैं? जैव घटक अपशिष्ट, गैर जैव घटक अपशिष्ट, आयुर्वेदिक अपशिष्ट। अब जैव घटक अपशिष्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें भोजन अवशेष और मानव मल जैसे भौतिकी गतिविधि के माध्यम से विघटित होने वाली सामग्री शामिल है। जबकि गैर जैव घटक अपशिष्ट में पेट्रोलियम, प्लास्टिक, कांच जैसे स्थिर वस्तुएं आती हैं, सामग्री आते हैं। आयुर्वेदिक में इसमें सुई, सिरिंज और शरीर के अंगों जैसे चिकित्सा सामग्री शामिल है। एक है ई अपशिष्ट, इसमें कंप्यूटर, बैटरी, सीएफएल, बल्ब जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का समावेश होता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट के बारे में भी बताया गया है दोस्तों। इसमें एक टॉपिक है हरित गृह गैसें, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन। हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया सौर विकिरण होती है। सूर्य लघु तरंग विकिरण उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है और पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होता है, जिसे हम सौर विकिरण कहते हैं, सोलर रेडिएशन। दूसरा है पृथ्वी का उत्सर्जन। पृथ्वी फिर इस ऊर्जा को दीर्घ तरंग इंफ्रारेड विकिरण के रूप में वापस उत्सर्जित करती है। और तीसरा है हरित गृह गैसों की भूमिका, रोल ऑफ GHGs। वायुमंडल में हरित गृह गैसें इस दीर्घ तरंग विकिरण का कुछ अंश अवशोषित करती हैं और इसे सभी दिशाओं में पृथ्वी की ओर भी पुनः उत्सर्जित करती हैं। नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन के कारण। इसके कारण के दो भाग हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव जनित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक कारण की। प्राकृतिक कारण में क्या क्या चीजें आती हैं? महाद्वीपीय विस्थापन, पंगीय विखंडन, जलवायु पर प्रभाव, ज्वालामुखी गतिविधि, पृथ्वी की झुकाव और कक्षा, महासागरीय धाराएं, ये सारी चीजें आती हैं हमारी प्राकृतिक में। मानव जनित कारण में आते हैं शहरीकरण और औद्योगिकरण, विद्युत उत्पादन। ये दो कारण हमारे आते हैं मानव जनित में। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के प्रभाव क्या क्या हैं? यह किस किस पहलू को प्रभावित करता है? इसमें है चक्रवाती तूफान, बढ़ती तूफानी गतिविधि, निर्माण तंत्र, चक्रवात या हरिकेन, बर्फीले तूफान, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है इसमें रियो अर्थ समिट, UNFCC और COPS। इसमें 3 प्रमुख दस्तावेज अपनाए गए हैं। पहला है पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा। रियो घोषणा क्या दोस्तों? इस घोषणा में 27 सिद्धांत शामिल हैं जो सतत विकास की खोज में राज्यों के अधिकारों और उनके उत्तरदायित्वों को रेखांकित करते हैं। मुख्य सिद्धांत है इसका विकास का अधिकार एक अविभाज्य मानव अधिकार है। दूसरा है एजेंडा 21। एजेंडा 21 में इसमें सरकारों, व्यवसायों और अन्य हितधारकों द्वारा सतत विकास के लिए की गई कार्यवाही 2000 से अधिक सिफारिशें इसमें शामिल हैं। तीसरा है जैव विविधता पर संधि। यह अंतरराष्ट्रीय संधि जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग में उत्पन्न लाभों के न्यायपूर्ण और समान वितरण का उद्देश्य रखती है। इसे आने वाले पैराग्राफिक्स के दस्तावेज और समझौते सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को महत्व को स्वीकार करते हैं और विश्व समुदाय को इन मुद्दों का सामना करने के लिए सामूहिक कार्यवाही की दिशा में ले जाते हैं। ये है दोस्तों रियो अर्थ समिट। दूसरा इसमें आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह प्रोटोकॉल COP3 के दौरान क्योटो जापान में हस्ताक्षरित किया गया था। यह भी GHG उत्सर्जन को कम करके वैश्विक तापमान वृद्धि से लड़ने का इरादा रखता है। मुख्य लक्ष्य वायुमंडल में
जीएचजी उत्सर्जन को उस स्तर तक कम करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ जोखिमपूर्ण मानवीय हस्तक्षेप को रोकेगा। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो कौन-कौन से हैं? कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य, भारत का अनुमोदन, प्रवर्तन, सामान्य परंतु भिन्न जिम्मेदारियां, देश वर्गीकरण, उत्सर्जन को कम करने के तंत्र और प्रतिबद्धता अवधि। ये हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु। नेक्स्ट है इसमें पेरिस समझौता। पेरिस समझौता में किस चीज की बात कही गई है दोस्तों? पेरिस समझौता यूएनएफ ट्रिपल सी के अंतर्गत स्थापित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से लड़ना है। यह 2005 में कुछ ढांचों और उद्देश्यों के साथ अपनाया गया था। इसमें मूलभूत ढांचे कौन-कौन से हैं? प्रौद्योगिकी ढांचा, क्षमता निर्माण ढांचा, पारदर्शिता ढांचा। दूसरा है वित्तीय प्रतिबद्धताएं, प्रवर्तन, तापमान लक्ष्य, उत्सर्जन में कमी, जलवायु वित्त संरक्षण। अब पेरिस समझौते के अनुसार INDC के लक्ष्य क्या-क्या हैं और इसकी भारत में क्या भूमिका है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत ने समझौते की पुष्टि की है और 2030 तक अपनी बिजली की क्षमता का 40% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का संकल्प लिया है। भारत ने सतत विकास के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का लक्ष्य रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेरिस समझौता सामूहिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और जलवायु परिवर्तन का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी समर्थन की आवश्यकता पर बल देता है। पेरिस समझौते में ये बात कही गई है दोस्तों कि इसमें 2030 तक बिजली की क्षमता को 40% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। इसमें मतलब वनों की कटाई नहीं होगी, वनों की कटाई पर रोक लगाया जाएगा और जीवाश्म स्रोत से ही बिजली की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। अब नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें प्रदूषण को रोकने की बात कही गई, प्रदूषक निर्वहन किया, विनियमन किया गया, जोखिमपूर्ण पदार्थों का प्रबंधन, केंद्रीय सरकार की भूमिका, दंड, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, जन सहभागिता, कानूनी ढांचा, भारतीय पर्यावरणीय शासन में महत्व, इतने टॉपिक्स को इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता सम्मेलन CBD। CBD पृथ्वी के अनमोल और विविध प्राकृतिक संसाधनों को समझने, संरक्षित करने और सतत ढंग से उपयोग करने के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। यह सभी जीवन रूपों में आपस में जुड़े होने और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भी उसकी भूमिका पर बल देता है। इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा। नेक्स्ट टॉपिक है वन्यजीव और वनस्पति की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन। इसका उद्देश्य है दोस्तों वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना, जिसमें और भी सम्मेलन है। बासेल सम्मेलन है। बासेल सम्मेलन का उद्देश्य है जोखिमपूर्ण अपशिष्टों की देशों के बीच आवाजाही को कम करना। स्टॉकहोम सम्मेलन है। स्टॉकहोम सम्मेलन का उद्देश्य है बहु हानिकारक प्रदूषकों के उपयोग को कम करना और अंततः रोकना जो पर्यावरण में आसानी से नहीं टूटते। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन। इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों की रक्षा करना जो दलदल और मार्स जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है बान सम्मेलन। इसका उद्देश्य है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। एक है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण मामलों, वन्य संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के त्वरित निपटान पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है दोस्तों पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। इसका उद्देश्य है विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है सावधानी सिद्धांत। इसका उद्देश्य संभावित रूप से जनता या पर्यावरण के लिए हानिकारक क्रियाओं से बचना। नेक्स्ट है ISO
14000। इसका उद्देश्य उत्पादकों और सेवाओं में पर्यावरण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करना। दोस्तों मैं इसमें से बस आपको एक टॉपिक देगा और उसके उद्देश्य दिया रहेगा, जो ऑप्शन में दिया रहेगा, और आपको बस ये देखना है कि कौन सा मूल्यांकन पूछा है, कौन से सम्मेलन के बारे में दिया है और किस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, लास्ट टॉपिक है ये, पर्यावरण संबंधी कुछ दिवस। कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, 19 मार्च विश्व विकलांग दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 24 मार्च विश्व क्षय दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं का सेवन एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 24 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 1 अक्टूबर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यह भारत में मनाया जाता है। 23 दिसंबर किसान दिवस, यह भारत में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। तो दोस्तों आज का टॉपिक था हमारा लोक विकास और पर्यावरण। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आज 9 टॉपिक था दोस्तों, ये टॉपिक बस इतना ही था। एक और टॉपिक है लास्ट जो है दोस्तों, उसके बाद हमारा फर्स्ट पेपर खत्म हो गया पूरा। नेक्स्ट टॉपिक है उच्च शिक्षा प्रणाली, टॉपिक 10th है जो लास्ट टॉपिक है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव।